नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं यूसर्क के साइंस स्टूडियो में स्वागत करती हूं। आज हमारे मध्य में यूसर्क लेक्चर सीरीज़ के क्रम में हमारे मध्य में डॉक्टर तृप्ति मलिक, जो कि डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल एंड नेचुरल साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रोबायोलॉजी, एंटीबायोटिक्स और नेचुरल एंटी माइक्रोबियल फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है। मैडम, हम आपका यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो माइक्रोबियल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे हम हमारे जितने भी हम बेनिफिट्स इससे उठा सकते हैं और आगे करियर में आप किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उसमें भी डॉक्टर मनिक यहाँ पे आप लोगों को बताएंगी। तो मैडम का मैं यहाँ पे पुनः हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। नमस्कार मित्रों, आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सूक्ष्म जीव हैं, ये सब हमारी जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। आप जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज के लेक्चर का टाइटल है द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर रोल इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ पर लाइफ की। जो लाइफ है, जो जिंदा है, उनको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एनर्जाइज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वो मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। हमारी अर्थ पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। इससे रिलेटेड टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसमें कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स और उनके साथ में वेदर और लैंडस्केप मिलके एक बबल ऑफ लाइफ को क्रिएट करते हैं। एनवायरनमेंट में वो सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं जो कि हमारी लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं। आजकल हम अपने एनवायरनमेंट का अच्छे से शोषण कर रहे हैं क्योंकि हमें उससे बहुत सारे अपने प्रयोग करने हैं, उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, अनुपयोग कर रहे हैं। हमारे इकोसिस्टम के बीच में एक बैलेंस जरूरी है। अगर ये बिगड़ गया तो इसके बहुत अनावश्यक इफ़ेक्ट होते हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया में। इसके अलावा वायरसेस भी हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग हैं और कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लिविंग हैं। हमारी जो पूरी लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे, उसका 2/3 फॉर्म जो है वो इनविजिबल है। इसका मतलब कि जितना हमें दिख रहा है उससे अधिक हमारे पास और लाइफ प्रेजेंट है। ये 2/3 जो इनविजिबल है, ये इनविजिबल लाइफ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि इनविजिबल हैं, नेकेड आई से हम इनको
नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर देखना है तो इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप बोला जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने। एंटन वैन ल्यूवेनहॉक एक डच क्लोथ मर्चेंट थे, जिनकी हॉबी थी ग्लासेस को ग्राइंड करके लेंसेज बनाना और उससे माइक्रोस्कोप बना के अलग अलग मटेरियल को देखना। उन्होंने रेन वाटर, पॉन्ड, टूथ स्क्रैपिंग्स एक्सेट्रा मटेरियल को ऑब्जर्व किया और फिर देखा कि इसमें कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जो कि उनको मूव करते हुए दिखाई दिए। इन क्रिएचर्स को उन्होंने नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, टाइनी क्रिएचर्स, माइन्यूट क्रिएचर्स, जिनको कि आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव के नाम से जाते हैं। इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बैक्टीरिया, फंगाई। फंगाई में कुछ हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं और कुछ बड़े हैं मैक्रोस्कोपिक हैं। एल्गी, एल्गी में भी कुछ ऐसे हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं। प्रोटिस्टा, जिनको कि हम प्रोटोजोन्स में लेके आते हैं। देन वायरसेस। अगर हम देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि विटाकर ने दिया था, तो उसमें 5 किंगडम्स हैं। इन पांचों किंगडम में जो बैक्टीरिया हैं वो आते हैं मोनेरा में। देन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी प्रोटोजोन्स आते हैं। फंगाई में कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक फंगाई हैं जो प्रेजेंट हैं। देन प्लांटी और एनिमेलिया जो हैं वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा में, और कुछ फंगाई जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं। हम सोचते हैं कि छोटे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फायदे की नहीं है, हम ज़्यादा उनको यूज़ नहीं कर सकते। बट एक स्टेटमेंट कही जाती है कि बिग थिंग्स दे कम इन स्मॉल पैकेजेस। हाँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे ज़रूर हैं, बट ये जो मिराकल्स करते हैं, जो उनके उपयोग हैं, इनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सो दे ब्रिंग अबाउट बिग चेंजेस इन आवर लाइफ। नाउ कितने छोटे हैं ये? इतने छोटे हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नापने के लिए हम मीटर का यूज़ नहीं कर सकते। हम मीटर से भी छोटी यूनिट जो कि माइक्रोमीटर होती है या नैनोमीटर होती है, उसको हम लेते हैं। अगर हम एक ह्यूमन सेल का साइज देखें तो ह्यूमन सेल जो है वो एक 10 माइक्रोमीटर के बराबर है। देन 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया हैं, दे आर एज स्मॉल एज 1 माइक्रोमीटर, उससे भी छोटे। और वायरसेस तो उससे भी स्मॉल हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं? ये हर जगह मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्विटस। जब अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुई तो पहले ऑर्गेनिजम्स जो थे वो थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 3.5 बिलियन ईयर पहले जब लाइफ आई तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी सामने आए। जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो प्लांट्स, एनिमल्स हमारे आसपास हैं, सॉइल जो हमारे पास में है, जिन आइटम्स को हम टच कर रहे हैं, जिन कपड़ों को हम पहन रहे हैं, उन सब में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अगर हम 1 ग्राम सॉइल की बात करें तो उसमें 40 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा, उनको जो है उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए, एक ह्यूमिडिटी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए, तभी वो ऑप्टिमम ग्रोथ करते हैं। पर ऐसा ही नहीं कि वो फेवरेबल एनवायरनमेंट में होते हैं। कई बार एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जहाँ पे लाइफ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ भी ये प्रेजेंट हैं, जैसे डेड सी, हॉट स्प्रिंग्स, मार्शी लैंड। डेड सी में इतना ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट है कि वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ, ना प्लांट्स, ना एनिमल्स, ना फिशेस प्रेजेंट हैं। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनको कि बोला जाता है हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरिया जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ भी ये प्रेजेंट हैं, जहाँ इनको बोला जाता है मिथेनोजेंस। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, उसके अलावा हमारे शरीर में भी प्रेजेंट हैं। और हमारे शरीर में कभी तो हमें ये नुकसान पहुंचा रहे हैं जब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पर कई बार ये नॉर्मली प्रेजेंट हैं और हमें कभी फ़ायदा कर रहे हैं और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे इन्हें नेम दिया जाता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो कि है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम हैं, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। जीनस नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और इटैलिक किया जाता है, जैसे इश्चेरिचिया।
देन जो स्पीशीज नेम है, स्पीशीज लेटर भी इटैलिक किया जाता है पर इसे कैपिटलाइज नहीं किया जाता है, जैसे कोलाई। सो इश्चेरिचिया कोलाई पूरा नाम हुआ। और कई बार हम जीनस के नेम को एब्रीविएट भी करते हैं, जैसे ई कोलाई, इश्चेरिचिया की जगह हम ई भी लिख सकते हैं। जितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं पूरी दुनिया में, उनमें से ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 99.99% को अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। माइक्रोब्स हमारे लिए एसेंशियल हैं, हमारे अर्थ के लिए एसेंशियल हैं, क्योंकि कुछ वाइटल प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस। एल्गी और कुछ बैक्टीरिया सोलर लाइट को कैप्चर करते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे और उसे कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है N2 फॉर्म में, उसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं। जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस सॉल्ट्स में। डिकम्पोजिशन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स जब डेड हो जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, और इस वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिसाइकिल बैक भी हो जाते हैं। हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं एज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, इसे नॉर्मल माइक्रोबायोटा भी कहते हैं। ये हमें फ़ायदा करते हैं डाइजेशन में, उसके अलावा विटामिन के और बी देते हैं, और पैथोजेंस के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं, क्योंकि ये वो साइट्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं जहाँ से पैथोजेंस एंटर करके अटैच करते हैं, और साथ में ही पैथोजेंस के अगेंस्ट ये बैक्टीरियोसिंस भी बनाते हैं। तो माइक्रोब्स अगर डिजीज कॉज कर रहे हैं तब उसे बोलेंगे पैथोजन। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के, प्लांट के और एनिमल्स के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये इन्फेक्शन माइल्ड हो सकते हैं, ये थोड़े कम टाइम के लिए हो सकते हैं, ये इन्फेक्शन क्रोनिक भी हो सकते हैं, कई बार ये जानलेवा भी हो सकते हैं, और लंबे टाइम तक जो है ह्यूमन बींग्स इनसे इन्फेक्टेड रहते हैं। बट ये अच्छी बात है कि जितने माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं उनमें से केवल 1% ही पैथोजेनिक है। तो दैट मीन्स हम एक ओशन में रह रहे हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट हैं, बट उनमें से 1% ही हैं जो कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। बाकी 99% हमें अफेक्ट या तो नहीं कर रहे हैं, डिजीज नहीं कर रहे हैं, या हमें फ़ायदा कर रहे हैं। ये हमारी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे चीज़, योगर्ट, मिल्क, पिकल्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, और कुछ फाइबर्स जो कि इनसॉल्युबल हैं उनको डाइजेस्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंशिएंट टाइम्स से हम यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड जो कि हम सब घर में बनाते हैं, योगर्ट जिसका आजकल बहुत प्रचलन हो रहा है, चीज़, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, या फिर हम जो डोसा का बैटर बनाते हैं, इडली का बैटर बनाते हैं, बेवरेजेस जिसमें कि अल्कोहलिक बेवरेजेस आते हैं, देन फूड एडिटिव्स जो हम फूड में अलग से ऐड करते हैं फूड की अपीयरेंस, फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए, जैसे स्वीटनर्स, फूड कलर्स, फ्लेवर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफायर्स, बायोसर्फेक्टेंट्स जिससे कि फूड की कंसिस्टेंसी को हम अच्छा कर सकते हैं। फर्मेंटेड फूड वो फूड है जिसमें कि हम अपने बेसिक फूड को रख रहे हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करके फर्मेंटेशन कैरी आउट कर रहे हैं। फर्मेंटेशन के बाद में फूड की अपीयरेंस, उसका फ्लेवर बढ़ जाता है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। फर्मेंटेड फूड्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं वो हैं यूजुअली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगाई। डिफरेंट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं सोया सॉस, चीज़, yogurt, then beverages, wine and bread. फर्मेंटेशन में शुगर जो प्रेजेंट है ग्लूकोज फूड आइटम में, वो कन्वर्ट होती है पायरुवेट में इन द लिमिटेड सप्लाई और इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूजुअली होते हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। योगर्ट जिसको कि प्रोबायोटिक फूड कहा जाता है, योगर्ट हमारे दही या कर्ड का एक दूसरा रूप है। घर में जब हम दही जमाते हैं तो हम पुराना जामुन लेते हैं, दही लेते हैं, उसको दूध में डालते हैं, गर्म दूध में, और उसको जमने के लिए रख देते हैं।
ऐसा ही योगर्ट भी है। योगर्ट एक प्रोबायोटिक फूड है जो इसके बहुत अच्छे हेल्थ इफेक्ट्स हैं। इसको भी मिल्क में और कॉर्न स्टार्च में बैक्टीरिया डाल के बनाया जाता है। ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये जो योगर्ट है इसके अच्छे हेल्थ इफेक्ट है। जिनका डाइजेशन सिस्टम पुअर है या जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके साथ साथ में ही ये कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। ईस्ट यूज किया जाता है बेवरेजेस में और साथ साथ में ही ब्रेड्स बनाने में। ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, और ईस्ट कैरी आउट करता है फर्मेंटेशन। शुगर को कन्वर्ट करता है ये फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट्स में, अल्कोहल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ आपको दिखाया गया है रेड वाइन जो कि एक बेवरेज है। जो रिएक्शन होती है फर्मेंटेशन की वो होती है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इथेनॉल प्रेजेंट है हमारे बेवरेजेस में। अलग अलग बेवरेजेस जैसे वाइन, बियर, विस्की, सिडर, रम, गिन एंड वोडका, इसमें अलग अलग अमाउंट में इथेनॉल प्रेजेंट है। नाउ ये सब बात करी हमने हमारे फूड्स की, बेवरेजेस की। अब किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले कर रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, यूजुअली जो फर्टिलाइजर किसान खेत में यूज करता है वो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब बार बार खेती की जाती है तो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए उसको वापस लाने के लिए या तो उस खेत को छोड़ दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, या उसमें क्रॉप रोटेशन किया जाए, जो कि जिससे कि किसान को नुकसान होता है। तो वो क्या करता है, वह फर्टिलाइजर्स मार्केट से ला के स्प्रे कर देता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये हमारे प्रोड्यूस में, जो कि खेत में उपज रहा है उसमें आ जाता है, और फिर ये फूड चेन में भी एंटर करता है। जो एक्सेस स्प्रे किया जाता है वो मिट्टी में आता है, मिट्टी से पानी में जाता है और हमारे एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है, यूट्रोफिकेशन भी कॉज करता है। अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट है जिससे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ये है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स वो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग है, या फिर माइकोराइजा है, या ये बैक्टीरिया एजोस्पाइरिलियम है, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, या फिर ये एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, तो इसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेग्यूमिनस प्लांट है सेसबेनिया। सेसबेनिया को हमने, क्योंकि लेग्यूमिनस है तो इसकी जो रूट पॉकेट्स होंगी, जो इसके रूट नोड्यूल्स होंगे उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा जो कि सिम्बियोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम होगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। सेसबेनिया को हम क्रॉप में ग्रो कराते हैं, क्रॉप के साथ ग्रो कराते हैं, और उसके बाद हम इसको जो है क्रॉप में ही वापस को इसका ग्रीन मैन्योर बना के क्या है इसको वापस ही मिट्टी में डाल देते हैं टर्निंग करके। एजोला एक फर्न है जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी से बीजीए भी बोलते हैं, इसके लीफ कैविटीज में प्रेजेंट होता है। ये फर्न बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको पैडी फील्ड्स में जबकि धान बोते हैं तो साथ में इस फर्न को भी लगा दिया जाता है। इस फर्न के साथ में एल्गी प्रेजेंट होता है और ये बहुत सारे बायोमास को कन्वर्ट करता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के यूजेस फ़ायदे हैं हमारे पास में। ये फ़ायदे हैं कि ये केमिकल फर्टिलाइजर से अच्छा है, क्रॉप ईल्ड को बढ़ाता है, इससे पॉल्यूशन नहीं है, इससे एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं पहुंच रहा है, सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता है ये वापस आती है, और इसके साथ साथ में ही कई बार ये सूखे से भी क्रॉप को बचाता है, और जो डिजीज सॉइल से हो जाती हैं उससे भी लड़ने की क्षमता ये प्लांट्स को देता है। माइक्रोब्स को एज बायोफ्यूल भी यूज किया जाता है। हम जितने भी फ्यूल्स यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि कुछ समय में नष्ट होने वाले हैं क्योंकि हम इसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स में हम कुछ वेस्ट को यूज कर रहे हैं और उस वेस्ट से हम इथेनॉल बना रहे हैं, जिस इथेनॉल को हम अपने एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। लिग्नोसेल्यूलोज वेस्ट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन को मिला के कुछ बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में, और शुगर्स के बाद कन्वर्ट करते हैं इसको इथेनॉल में, जिसको कि बायोइथेनॉल बोला जाता है। ये सारे जो सेल्यूलोज वेस्ट हैं ये हमारे एग्रो केमिकल वेस्ट है, एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के वेस्ट हैं जो कि एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जैसे पराली हम लोग फील्ड में छोड़ देते हैं, जब हमने अपनी उपज ले ली तो उसका जो अवशेष होता है वो पराली इत्यादि जो हम छोड़ देते हैं उसको जब जलाया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है जो कि कुछ सालों में डिकम्पोज होता है। अगर माइक्रोब्स यूज करेंगे तो माइक्रोब्स इन सबको डाइजेस्ट करके इथेनॉल बना देंगे जिसको कि हम आगे जाके यूज कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो कि बायोफ्यूल बनाते हैं वो हैं सल्फिपुलस सल्फरेटिकस, ट्राइकोडर्मा रिजियाई एंड माइक्रोएल्गी भी। तो ये आपको दिखाया गया किस तरीके से जो है बैक्टीरिया कन्वर्ट कर सकते हैं लिग्निन सेल्यूलोज को और वापस बनाएंगे फ्यूल, और इस फ्यूल को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोब्स को जब बायोफ्यूल्स के लिए बनाया जाता है तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो है हाई शुगर क्रॉप्स लेते हैं, जैसे शुगर बीट, कॉर्न, शुगर केन। ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कन्वर्ट करती है इन शुगरी कंपाउंड्स को इथेनॉल में, और इसका फायदा ये है कि बायोफ्यूल से जो कार्बन एमिशन है वो कम होता है और सल्फर भी कम निकलता है, तो इससे पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो जाता है। माइक्रोब्स को एज अ बायो इंसेक्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिन बनाता है जो कि पेस्ट को किल करता है। इस बैसिलस thuringiensis की जो टॉक्सिन परफॉर्मिंग जीन है वो है बीटी जीन। इस बीटी जीन को प्लांट्स के अंदर डाल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो वो जो हमारे पास में क्रॉप आएगा, प्लांट आएगी, वो हमारे लिए जो होगी इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप आएगी। उसके अलावा ही इस बीटी टॉक्सिन को हम फॉर्मुलेट करके हम क्रॉप के ऊपर फैला भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। इसकी वजह से अमेरिकन बॉलवॉर्म कॉटन में और स्टेम बोरर्स को हम राइस में कंट्रोल कर सकते हैं। एक और बायोइंसेक्टिसाइड है बैक्यूलोवायरस बेस्ड। ये वायरस है और ये वायरस जो है ये ह्यूमन बींग्स को या फिर क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये इंसेक्ट्स का पेस्ट का वायरस है। तो ये लेपिडोप्टेरस और हिम्नोप्टेरस पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड जो कि डीडीटी, बीएचसी जो कि एक्यूमुलेट करते हैं सॉइल में, प्लांट में आ जाते हैं, फूड चेन में आते हैं, ये कार्सिनोजेनिक हैं, हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं बायो इंसेक्टिसाइड से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम माइक्रोबियल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी भी बना सकते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो है वो बायोइलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जिसमें कि हम अगेन वेस्ट यूज कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि वेस्ट से आया है। कई पर हम इसको वेस्ट वाटर प्लांट में भी यूज करते हैं। बैक्टीरिया, शेवेनेला और जियोबैक्टर इन वेस्ट को कन्वर्ट करता है। यहाँ से रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे चैम्बर में जाते हैं, एनोड जहाँ पे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और करंट प्रोड्यूस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ऑयल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री में जैसे एस्परजिलस फ्लेवर, एस्परजिलस ओराइजा जो कि फंगस हैं, और बैसिलस सबटिलिस, ये एनिमल हाइड्स के हेयर निकालने के लिए एनिमल हाइड्स को सॉफ्ट करके लेदर बनाने में हेल्प करते हैं। जब कहीं पे ओशंस में ऑयल फैल जाता है, कोई टैंकर जो कि लेके जा रहा है ऑयल को, वो लीक कर गया तो उसे बोलते हैं ऑयल स्पिल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ऑयल गजलर या सुपरबग की तरह यूज कर सकते हैं। ये इन हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करता है हार्मलेस प्रोडक्ट्स में, और इसकी वजह से जो है पॉल्यूशन नहीं होता है वाटर में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को गोल्ड, कॉपर और मेटल्स की माइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे एसिडियोथायोबैसिलस एंड लेप्टोस्पाइरिलम। प्लास्टिक जो कि हमारी धरती को बहुत तरीके से घेर रहा है, हम हर जगह प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। ये प्लास्टिक आराम से जो है डिग्रेड नहीं होता, पर कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। तो हम इन इसको अगर यूज करते हैं तो प्लास्टिक जो है डिग्रेड होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोकोकस, मोरेक्सेला, और कुछ फंगस हैं एस्परजिलस ग्लॉकस एंड एस्परजिलस नाइगर। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो प्लास्टिक बनाते हैं। इस प्लास्टिक को बोलते हैं बायोप्लास्टिक, PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो कि शुगर्स को कन्वर्ट करता है। रॉ मटेरियल होता है शुगर्स और उससे प्लास्टिक बनते हैं। ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी के होंगे, ये महंगे जरूर हैं, पर ये बायोडिग्रेडेबल हैं और अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हैं। बायो टॉयलेट्स जो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। इंडियन रेलवेज ने और DRDO ने अब सारे ही पैसेंजर कोचेस में बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल कर दिए हैं।
बायो टॉयलेट्स में ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको बायोडाइजेस्टर टैंक में डाला जाता है जहाँ पे कि एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पैसेंजर ट्रेन के टॉयलेट के नीचे एक टैंक बना है, इसे बोलते हैं बायो टॉयलेट टैंक। ह्यूमन वेस्ट फीकल मटेरियल जो इसे फ्लश किया गया इस टैंक में, इस टैंक में प्रेजेंट है एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो कि फीसिस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ते हैं मोनोसेक्राइड्स में, ऑलिगस में और फिर इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस, जिसको कि हम बाहर निकाल सकते हैं एनवायरनमेंट में। और जो बच जाता है बायोमास उसको एज अ यूज कर लेते हैं कंपोस्ट, और जो पानी होता है उससे रेल ट्रैक्स की सफाई या आसपास के इरिगेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो फीकल मटेरियल है जो पहले रेलवे ट्रैक्स पर पड़ के उनको कोरोड कर रहा था, अब उसमें से एक तो गैस निकल रही है, उससे कंपोस्ट निकल रहा है और जो पानी है उसका भी रिसाइकलिंग हो रहा है। ये बायो एंजाइम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, इसको कंसोर्शियम होता है। इस कंसोर्शियम में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे डिग्रेडेबल क्वालिटी के होते हैं। ये कंसोर्शियम ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। जहाँ पे बायो टॉयलेट्स नहीं भी हैं वहाँ पे इसको स्लम एरिया में, जहाँ पे कि पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं या फिर कोई बाहर ओपन में शौच कर रहा है तो वहाँ भी डाल सकते हैं ताकि ये जो है बायो कन्वर्जन कॉज कर सके। इसके साथ ही इनको सेप्टिक टैंक्स में भी यूज किया जा सकता है। बायोगैस प्लांट्स गांव-गांव में गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें एनिमल डंग डाला जाता है और एनिमल डंग को डाइजेस्ट करा के जो मिथेनोजेंस हैं वो मीथेन बनाते हैं। इस मीथेन गैस का यूज किया जा सकता है एज अ कुकिंग के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी है। जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है पूरे शहर का, उस पानी को ड्रेनेज सिस्टम से एक ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है जहाँ पे कि वाटर का ट्रीटमेंट होता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है और वापस जो है सप्लाई में भेजा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इस वाटर को ट्रीट कर रहे हैं और ऐसे फॉर्म में लेके आते हैं ताकि ये लेस हार्मफुल हो जाए। ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, स्क्रीनिंग स्टेज, देन प्राइमरी स्टेज, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये फिल्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये फिल्टर्स जो होते हैं ये फिल्टर्स में एक लेयर बनती है, माइक्रोग्लिया लेयर, जिसमें कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऑक्सीडेशन पॉन्ड में लेगूम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं एक्टिवेटेड स्लज मेथड में थोड़े से बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, NO2 गैस बनती है और जो भी हमारा वेस्ट होता है वो डिग्रेड हो जाता है लेस हार्मफुल फॉर्म्स में। तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से वाटर ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। कई जगह सेप्टिक टैंक्स बनाए जाते हैं जहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मिथेनोजेनेसिस, जो मीथेन प्रोसेस बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से। सिंगल सेल प्रोटीन भी एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही एप्लीकेशन है जिसमें कि बायोमास बनाया जाता है और ये बायोमास जो है माइक्रोबियल बायोमास है जिसे प्योरीफाई करके इसमें से प्रोटीन निकाला जा रहा है और ये प्रोटीन जो है सप्लीमेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। तो इसमें जैसे स्पाइरुलिना का बहुत यूज़ किया जा रहा है, इसका प्रोटीन कंटेंट जो है बहुत अच्छा है। अगर इसको एनिमल्स को देते हैं तो डेयरी एनिमल्स जो है उनका मिल्क ईल्ड बहुत अच्छे से बढ़ता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक नया एप्लीकेशन आया है, ये UN ने लॉन्च किया है कैंपेन दैट दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल लीड टू जीरो हंगर। इसका मतलब कि जितने भी हंगर दुनिया में है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली हार्नेस किया गया तो किसी कोई भी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही है, हम अच्छा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एज अ बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रोब्स जो हैं फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं सॉइल की, ये प्लांट पैथोजन से फाइट कर रहे हैं तो क्रॉप को जो है नुकसान नहीं मिल रहा है। उसके बाद में एनिमल्स के लिए फॉडर भी बना रहे हैं, जैसे हमने देखा कि SCP सिंगल सेल प्रोटीन बन रहा है, तो इसकी वजह से मिल्क ईल्ड जो है वो बढ़ रहा है। तो कंक्लूजन ये है इस लेक्चर का कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको कि हमने यूज़ करके देखा है और हम आगे एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर भी रहे हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं।
अभी तक हमने क्या किया है, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय करा है, बहुत डिस्ट्रॉय किया है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करी हैं, और इतनी इंडस्ट्रीज आज के समय में छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में, शहरों में आ गई हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पीछे जाना पॉसिबल नहीं है, पर हमें ऐसे अप्रोचेस लेके आने हैं कि जो कि इको फ्रेंडली हों, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बच सके और हम अपने एनवायरनमेंट को आगे आने वाली जनरेशन को अच्छे से सौंप सके। इसमें से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड हैं। इसकी वजह से हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। हम एग्रीकल्चर में इन केमिकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को, बायो इंसेक्टिसाइड, हम इंसेक्टिसाइड को यूज़ कर सकते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड यूज़ करके हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकते हैं बायोफ्यूल से। हम जो लैंड बेकार हो गया, वेस्ट लैंड, उसको फर्टिलाइज़र डाल के हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्पिलेज हो रही है, कहीं केमिकल फैल रहा है, तो उस केमिकल को भी हम डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रोब्स यूज़ करके। तो इस तरीके से हम माइक्रोबायोलॉजी यूज़ करते हुए हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने एनवायरनमेंट के लिए अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको कि हम अपनी एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए और कंजर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, बट वो बहुत ही पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, बल्कि वो कई तरीके से हमें फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं। ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही उनका उपयोग जो है आगे आने वाले टाइम में और अच्छा हो सकता है, उन्हें सदुपयोग कर सकते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट को हर तरीके से बचा सकते हैं अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एफिशिएंटली यूज़ करें। सो दिस इज़ द लेक्चर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद भी बताना चाहूँगी कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी फील्ड को अप्लाई करते हैं, आप अपनी 12th क्लास के बाद में बीएससी में और एमएससी में और आगे फर्दर स्टडीज़ में पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, तो आपके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इमेंस हैं, बहुत अच्छे ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद में फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप इसके बाद में बेवरेज इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी चेक करना एक काम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। इसके बाद आप लोग वाटर इंडस्ट्री में जो भी प्योरीफायर्स यूज़ हो रहे हैं, उन प्योरीफायर्स की एफिशिएंसी चेक करना, या जो बॉटलिंग प्लांट हैं जहाँ की पानी की बॉटलिंग हो रही है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस की बॉटलिंग हो रही है, वहाँ सभी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा जो अच्छे होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, एयरपोर्ट्स वगैरह में, एरोसिटीज़ में, वहाँ पे भी एज अ हाइजीन ऑफिसर माइक्रोबायोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। तो ये सब तो इंडस्ट्री में है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, उनकी चेकिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रेलवेज़ में, एयरपोर्ट्स में, बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स में देयर आर दी हाइजीन ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफिसर। सभी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में, and then the private hospitals, they have all got the microbiologist in their hospitals. तो diagnostics में application है, medicine में application है, food industry, pharmaceutical industry, water industry, and then there is lot of scope in the research and development. DRDO में हमेशा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट ओपनिंग होती है, और इसके अलावा ही आप अपने अच्छी स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं। यू कैन डू योर डॉक्टरेट एंड ऑल्सो द पोस्ट डॉक्टरेट। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस माइक्रोबायोलॉजी फील्ड। ये जो फील्ड है ये आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने लेके आएगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो रही है। तो आगे आने वाले टाइम में, आगे वाले 10 सालों में जो है इमेंस ग्रोथ पॉसिबल है। सो बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। बाय एंड टेक केयर।